नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अपने सभी दर्शकों से आज यह सवाल है कि क्या आपने इस्लामी जिहादी संगठन आईएस की इराक में बर्बरताएं सुनी है? यदि हां, तो जरा उन्हें याद करें और फिर सोचें कि भारत में हिंदूवादी संगठन आरएसएस क्या उस जैसा है? क्या नरेंद्र मोदी बर्बर बगदादी की तरह है? ये सवाल इतिहासकार इरफान हबीब के उस बयान से निकलते हैं जिसमें उन्होंने आरएसएस को आईएसआईएस जैसा बताया। इरफान हबीब ने यह भी कहा कि वाजपेयी से ज्यादा बुरी सरकार नरेंद्र मोदी की है। यह सब कहकर क्या इरफान हबीब ने अपनी पोल नहीं खोली? क्या यह उस सेकुलर बौद्धिक जमात की असलियत का खुलासा नहीं है जो असहिष्णुता का हल्ला किए हुए है? इरफान हबीब को भारत का नामी इतिहासकार बताया जाता है। सोचे, जो व्यक्ति वर्तमान की ऐसी समझ वाला है, उसने इतिहास कैसा जाहिल काहिल लिखा होगा? कितना एक तरफा इतिहास लिखा गया होगा? इरफान हबीब ने यह बात रोमिला थापर, अशोक वाजपेयी जैसे लोगों के जमावड़े में कही। सभी ने तालियां बजाई। किसी ने यह आपत्ति, यह प्रतिवाद नहीं किया कि बगदादी के आईएस जैसा आरएसएस को करार देकर दुनिया को क्या बताया जा रहा है। हकीकत है कि आरएसएस हिंदू विचारधारा लिए हुए, भाजपा और नरेंद्र मोदी उससे पोषित है। लेकिन इनकी कौन सी ऐसी हरकत है जो इन्हें आईएस समतुल्य बनाती है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। वस्तु व सेवा कर कानून को 1 अप्रैल 2016 से लागू करने की केंद्र सरकार की योजना खटाई में पड़ती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी इस बिल पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के बातचीत के प्रस्ताव को कांग्रेस ने लगभग खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा था कि वे राहुल गांधी सहित कांग्रेस के किसी भी नेता से इस पर बात करने को तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इस पर बात नहीं करेंगे। राहुल से जुड़े कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि जीएसटी बिल पर उन्होंने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। राहुल ने दो टूक अंदाज में कहा है कि कांग्रेस की ओर से उठाई गई 3 मांगों पर सरकार समझौता करती है तो कांग्रेस समर्थन के लिए तैयार है, लेकिन सरकार इन तीनों प्रस्तावों पर समझौता नहीं करेगी। इसके अलावा कांग्रेस ने जीएसटी बिल को देश में कथित तौर पर बढ़ती असहनशीलता के साथ जोड़ दिया है। पार्टी की ओर से संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर चर्चा का नोटिस दिया जाएगा और इस बात पर जोर दिया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें। वेंकैया नायडू ने कहा है कि सरकार असहनशीलता की घटनाओं पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि उसे शीतकालीन सत्र को भी मॉनसून सत्र की तरह ठप करना है, इसलिए कोई न कोई अड़ंगा लगाया जाएगा। यह लाख टके का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काबू में नहीं है? आखिर 10 दिन पहले ही अमित शाह ने आधा दर्जन नेताओं को बुलाकर फटकार लगाई थी और बयानबाजी बंद करने को कहा था। दादरी की घटना पर आपत्तिजनक बयान देने वाले साक्षी महाराज से लेकर संगीत सोम, संजीव बालियान, महेश शर्मा, साध्वी प्राची आदि को शाह ने चुप रहने की नसीहत दी थी। उससे पहले नरेंद्र मोदी ने बिहार की सभा में इन नेताओं के बयानों को सार्वजनिक रूप से खारिज किया था। उससे पहले भी वे कई बार संसदीय दल की बैठक में नेताओं को हर मसले पर बयान देने से रोक चुके हैं। इसके बावजूद किसी भाजपा नेता की जुबान बंद नहीं होती है। शाहरुख खान के एक बयान पर भाजपा के अलग अलग नेताओं ने बयानबाजी की। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची तक कई नेताओं ने उनके ऊपर टिप्पणी की। इसकी वजह से भाजपा के पक्ष में फिल्म बिरादरी में अभियान चला रहे अनुपम खेर भी नाराज हुए। उन्होंने भी कहा कि भाजपा नेताओं को मुंह बंद रखना चाहिए। बाद में वेंकैया नायडू ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले नेताओं पर कार्रवाई होगी, पर भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए नेता बेलगाम हो गए हैं। असहिष्णुता की घटनाओं से ज्यादा नेताओं के बयानों से भाजपा को नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी एक साथ कई मोर्चे पर सक्रिय है। इसके नेताओं को लग रहा है उन्होंने गुजरात से लेकर बिहार और दिल्ली तक हर जगह केंद्र सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस भरोसे में है कि गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा नहीं जीत पाएगी। पटेल आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल का कांग्रेस ने खुला समर्थन किया है। कांग्रेस नेता और मशहूर वकील कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में हार्दिक पटेल का मुकदमा लड़ रही हैं। उधर गुजरात में हार्दिक के पिता ने कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया है। इसी तरह कांग्रेस ने देश के इतिहासकार
फिल्मकारों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों के विरोध का समर्थन किया है। दिल्ली में प्रतिरोध के नाम से आयोजित कार्यक्रम को कांग्रेस का समर्थन रहा। वो शुक्रवार और शनिवार को जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती के कार्यक्रम के बहाने देश भर के सेक्युलर बुद्धिजीवियों का सम्मेलन करा रही है। इसमें असहनशीलता का विरोध करने वाले तमाम लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके बाद उनका आंदोलन और तेज हो सकता है। ऐसा ही कांग्रेस ने बिहार में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन बनाया है, उसकी सफलता को लेकर भी कांग्रेस के नेता आश्वस्त हैं। उनको लग रहा है कि 8 नवंबर के बाद सरकार को और पीछे धकेलने में उन्हें मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में शिवसेना जीतने और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में भाजपा के हारने से भी कांग्रेस को ताकत मिली है। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 5 चरणों का मतदान आज पूरा हो गया। विधानसभा की 243 सीटों के लिए 5 चरणों में करीब 56.5% मतदान हुआ। आज 5वें और आखिरी चरण में 9 जिलों की 57 सीटों पर रिकॉर्ड मतदान हुआ। 5 चरण के मतदान में पहली बार वोटिंग का आंकड़ा करीब 60% पहुंचा। आखिरी चरण में 827 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे थे। इनमें राज्य सरकार के कई दिग्गज मंत्री भी शामिल हैं। कटिहार में सबसे ज्यादा वोट डाला गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने सुपौल में मतदान किया। इस चरण में राज्य सरकार के मंत्रियों विजेंद्र यादव, लेसी सिंह, बीमा भारती और राजद के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मतदान खत्म होने के बाद दोनों गठबंधनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। वोटों की गिनती 8 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोने का आयात कम करने और घरों में बिना इस्तेमाल के पड़े हजारों टन सोने को बाहर निकलवाने के लिए आज 3 स्वर्ण योजनाओं की शुरुआत की। इसमें एक योजना स्वर्ण मौद्रीकरण की है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति 30 ग्राम या उससे ज्यादा सोना बैंक में जमा कर सकता है और उस सोने की कीमत पर 2.5% का ब्याज हासिल कर सकता है। दूसरी योजना गोल्ड सॉवरेन फंड की है। इसके तहत सोने की बजाय सॉवरेन बॉन्ड खरीद कर उस पर 2.75% ब्याज हासिल कर सकती है। इस बॉन्ड का इस्तेमाल कर्ज लेने के लिए भी किया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सोने का सिक्का भी जारी किया, जिसके एक तरफ रिजर्व बैंक की फोटो है और दूसरी ओर महात्मा गांधी की तस्वीर बनी है। भारत में करीब 20,000 टन सोना पड़ा है, जिसकी कीमत $800 अरब यानी करीब 55 लाख करोड़ है। तभी मोदी ने कहा है कि ऐसा देश गरीब कैसे रह सकता है। उन्होंने कहा कि सोना खरीदने के मामले में भारत के लोगों ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ज्ञान का सागर हैं। मोदी ने कहा कि प्रणब मुखर्जी अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हैं और उनके इस ज्ञान का लाभ प्रधानमंत्री को भी मिलता है। राष्ट्रपति भवन में चल रहे 3 दिन के विजिटर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज अपने भाषण में मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति हर मामले को बारीकी से समझने में उनकी मदद करते हैं। प्रधानमंत्री ने उनको ज्ञान का सागर और यूनिवर्सिटी बताते हुए कहा कि इस समय प्रधानमंत्री बनने का सबसे बड़ा लाभ उनको ये हुआ है कि उनको प्रणब मुखर्जी के करीब आने का मौका मिला है। उन्होंने सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा है कि उनका सौभाग्य है कि उन लोगों को प्रणब मुखर्जी के साथ काम करने का मौका मिला है। एक अलग कार्यक्रम में IIT और IAS के साझा कार्यक्रम इम्प्रिंट इंडिया लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई तकनीक और खोज से सभी सपनों को पूरा किया जा सकता है। नेताओं के बेवजह बयान नहीं देने की नसीहत के बावजूद भाजपा नेताओं का शाहरुख खान के ऊपर हमला जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज कहा है कि शाहरुख खाते हिंदुस्तान का है और गाते पाकिस्तान का है। उन्होंने ये भी कहा कि वे टॉलरेंस की बात करते हैं और खुद क्रिकेट के मैदान में इनटॉलरेंट हो जाते हैं। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि 27 अक्टूबर को शाहरुख खान को 100 करोड़ रुपए की हेराफेरी में ईडी का नोटिस मिला और 2 नवंबर को उन्होंने देश को असहिष्णु कहना शुरू कर दिया है। भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी ने भी शाहरुख पर हमला किया और कहा कि अगर किसी भी किस्म की असहनशीलता होती तो शाहरुख इतने बड़े स्टार नहीं होते। देश में कथित तौर पर बढ़ती असहिष्णुता की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी पर हो रहे हमलों के बीच लेखकों और कलाकारों का एक समूह आज प्रधानमंत्री के समर्थन में उतरा है। इस समूह ने कहा कि पहले सरकारों के प्रश्रय में रहे लोगों का इस सरकार में प्रभाव खत्म हो रहा है तो वे नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद उसका बदला दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश हो रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के अध्यक्ष लोकेश चंद्र, लेखक SL भैरप्पा और कपिल कपूर, JNU के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर दिलीप के चक्रवर्ती, IISc से जुड़े के गोपीनाथ सहित 36 लेखकों और कलाकारों ने प्रधानमंत्री के समर्थन में एक प्रस्ताव जारी किया। दूसरी ओर असहिष्णुता बढ़ने के नाम पर लेखिका अरुंधति रॉय ने एक फिल्म के लिए मिला बेस्ट स्क्रीन प्ले का राष्ट्रीय पुरस्कार लौटा दिया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। इरफान हबीब आजाद भारत की दरबारी संस्कृति के एक प्रतिनिधि इतिहासकार है। ये नेहरू पोषित आइडिया ऑफ इंडिया से अलग किसी विचार, किसी विकल्प को बर्दाश्त नहीं करते। यह साफ जाहिर हुआ है
तभी हिंदू राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी और संघ भाजपा के खिलाफ ये टूट पड़ रहे हैं। क्या यह सम्यक लोकतांत्रिक मिजाज वाला व्यवहार है? इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा एक खुलासा। देश में कथित तौर पर बढ़ती असहिष्णुता के विरोध में चल रहे आंदोलन को इतिहासकार इरफान हबीब ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने इस आंदोलन की पोल खोल कर रख दी है। आरएसएस की तुलना सीरिया और इराक के आतंकवादी संगठन ISIS से करके उन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि यह पूरा आंदोलन किसी विचारधारा या अलग अलग राज्यों में होने वाली कुछ घटनाओं के विरोध में नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी और संघ के सनातन विरोध से प्रेरित है। मोदी जब गुजरात में थे तब उनके खिलाफ जो अभियान चले उसी का विस्तार अब दिल्ली में देखने को मिल रहा है। आरएसएस की तुलना ISIS से करने के इतिहासकार इरफान हबीब के बयान की कई सेक्युलर और उदारवादी लोगों ने भी आलोचना की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे अपनी बात पर कायम है। इसका अर्थ है कि उन्होंने किसी भावना में बहकर ये बयान नहीं दिया था, बल्कि एक सुविचारित सोच के तहत दिया था। यह समझना मुश्किल नहीं है कि उनका यह बयान एक राजनीतिक बयान था। यह किसी बौद्धिक इतिहासकार का बयान नहीं हो सकता, और अगर एक इतिहासकार के नाते उनकी यह समझ है तो फिर उनके लिखे समूचे इतिहास पर सवाल खड़ा होता है। आरएसएस की तरफदारी किए बगैर भी यह सवाल उठाया जा सकता है कि वे भारत की एक ऐसी संस्था को ISIS जैसा बर्बर मध्यकालीन सोच वाला जाहिल संगठन साबित करना चाहते हैं, जिसके लाखों की संख्या में स्वयं सेवक हैं और जिसका इतिहास 90 साल पुराना है। जिस संगठन ने देश को 2 प्रधानमंत्री दिए और अनेक मुख्यमंत्री दिए, उसे आतंकवादी बताना किस सोच का संकेत है? जाहिर है यह एक राजनीतिक लाइन पर खड़े व्यक्ति की सोच है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव हार जाने की हताशा में है। देश में असहनशीलता विरोधी आंदोलन शुरू होने से बहुत पहले रोमिला थापर ने दिल्ली में एक सेमिनार में बोलने की आजादी का सवाल उठाया था और तमाम बुद्धिजीवियों ने उनका समर्थन किया था। अब भी असहिष्णुता विरोधी आंदोलन में हर विचारधारा के लोग जुड़े हैं, लेकिन इरफान हबीब ने आरएसएस की तुलना ISIS से करके इस पूरे आंदोलन को मजाक में तब्दील कर दिया है। सारी सरोकारों को बेहद हल्का और राजनीतिक रूप दे दिया है। यह जाहिर कर दिया है कि समूचा विरोध राजनीति से संचालित है। इसका कोई मानवीय या सैद्धांतिक पहलू नहीं है। इरफान हबीब हो या रोमिला थापर हो या पुरस्कार सम्मान लौटाने वाले अशोक वाजपेयी और दूसरे लेखक कलाकार हो, किसी को भी 1 या 2 घटनाओं का सामान्यीकरण करके उसे नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस पर थोपने का अधिकार नहीं है। वे लेखक MM कालबुर्गी की हत्या का मामला उठा रहे हैं, पर सवाल है कि क्या वहाँ की कांग्रेस सरकार ने इसकी जांच कराकर किसी की जिम्मेदारी तय की है? इसी तरह के लेखक नरेंद्र दाभोलकर की हत्या अगस्त 2013 में हुई थी। तब महाराष्ट्र और केंद्र दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन इरफान हबीब, रोमिला थापर या अशोक वाजपेयी ने उसका विरोध नहीं किया था। जब तस्लीमा नसरीन पर पत्थर चले थे तब भी किसी विरोध की आवाज नहीं उठी थी। जाहिर है विरोध का कारण सिर्फ एक चेहरा है, वह चेहरा नरेंद्र मोदी का है। दिल्ली की गद्दी पर मोदी के बैठने के बाद हर घटना का रंग बदल गया है। कानून व्यवस्था की हर समस्या को भगवा रंग दिया जा रहा है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद इरफान हबीब के फतवे पर चर्चा करेंगे। दुनिया में भारत बदनाम होता है, हिंदू बदनाम होता है, यदि यह प्रचार हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस संगठन से निकले हुए हैं जो जिहादी इस्लामी संगठन IS जैसा है, तो क्या यही पुरस्कार लौटा रही जमात का भी विचार है? यदि नहीं है तो क्या इन हल्ला बोल बौद्धिकों को इरफान हबीब के कहे से अपने को दूर नहीं करना चाहिए? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, इतिहासकार इरफान हबीब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इराक की ISIS से तुलना करते हुए कहा कि RSS भी उस जैसा है। ये जो बयान है, ये क्या हमारे जो बुद्धिजीवी है, जो सेकुलर जमात है, इसकी असलियत को उजागर नहीं करता है कि ये किस अंदाज में सोचते हैं? ये जो अंदाज है ना, इसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं। जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं वो बुद्धि को ताक पे रखकर सिर्फ जीवन जी रहे हैं। संघ की तुलना
निज़ाम मुस्तफ़ा से करना, इस्लामी राज्य कायम करने वाले आतंकवादियों से करना कोई बुद्धिपूर्वक किया हुआ काम नहीं है। और इरफान हबीब जैसा बढ़िया उत्तम साहित्यकार और विद्वान और इतिहासकार वो मतलब हाँ, पर उसके ये इतिहास की दृष्टि जो वर्तमान को इस अंदाज से देख रहे होंगे तो वो उन्होंने इतिहास कैसा लिखा होगा, एक तरफा लिखा होगा। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो वर्तमान की इतनी सतही समझ जिसको है, कोई गंभीरता नहीं है, वो इतिहास को जो गुजरे जमाने की बात है उसको अच्छी तरह से खुद कैसे समझेगा और दुनिया को कैसे समझाएगा। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि ये लोग जो कुछ गाली बक रहे हैं या चिड़चिड़ाहट निकाल रहे हैं, खिसियाहट जाहिर कर रहे हैं, वो अखलाक के प्रति इनको कोई सहानुभूति ऐसा नहीं है, या दामोलकर के प्रति कोई सहानुभूति ऐसा नहीं है। दामोलकर के प्रति सहानुभूति होती, उस कॉज के लिए लड़ने वाले होते, तो जब अगस्त 2013 में दामोलकर को मारा गया तब महाराष्ट्र में सरकार मोदी की तो नहीं थी, वहाँ तो पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी और केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। तब जू भी नहीं रहेंगी किसी के सिर पर। ये तो राजनीतिक पहलू और ये हकीकत है, ये जो आप कह रहे हैं। लेकिन क्या इससे बुनियादी सवाल ये कि जो सार्वजनिक विमर्श है और सेकुलर समाज की जो कथित बौद्धिकता है या जो कथित इतिहासकार है, उनको क्या ये नहीं लगता कि ये किस तरह की पौध है, ये किस तरह का विमर्श करने वाले लोग हैं? आप ठीक कह रहे हैं, ये बोगस बहस चला रहे हैं, इसलिए इनके तर्क बिल्कुल अटपटे हैं। जो तर्क जहां करना चाहिए वहां तो करते नहीं और उल्टा तर्क करते हैं। नहीं, पर आरएसएस किस तरह आईएएस की जैसा हो सकता है? आखिर इरफान हबीब की नजर से आप क्या कैसे सोचेंगे इस बात? भाई उनको ये है कि जैसे आईएसआईएस पोंगापंथी पुरानी मध्यकालीन इस्लामी सभ्यता को थोपना चाहता है, जिसकी वो व्याख्या कर रहा है उस इस्लामी तो वही ये जो व्याख्या है, ये जो उनका व्याख्या करने का तरीका, इसी हिसाब से इन्होंने अपना इतिहास नहीं लिखा होगा पिछले 67-68 साल में। जरूर रोमिला, क्योंकि देखिए दूसरा रोमिला था, पर अशोक वाजपेयी सबकी जमात में, जमावड़े में, सभा के अंदर उन्होंने ये बात कही और एक तरह से तालियां बजाई। देखिए, मैं ये सब लोग मेरे मित्र हैं व्यक्तिगत, इनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन एक बात मैं बहुत विनम्रता से इन सारे इतिहासकारों, विद्वानों और साहित्यकारों के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये एंशिएंट हिस्ट्री का अपने आप को प्रोफेसर बोलते हैं, आचार्य, संस्कृत नहीं जानते, प्राकृत नहीं जानते, हाँ, उस समय की जितनी भाषाएं हैं और लिपियां हैं उनसे इनका बस नाम मात्र का परिचय है और ये एक्सपर्ट बने हुए हैं। लोग मीडिएवल हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, उनको अरबी नहीं आती, उनको फारसी नहीं आती, मूल ग्रंथ उन्होंने पढ़े नहीं, अंग्रेजी के अनुवाद पढ़ पढ़ के इतिहासकार बन गए हैं। इसकी फिर जड़ में जाया जाए, इरफान हबीब ने जो कहा है वो क्या आरएसएस के प्रति नफरत को बताता है, या वो नरेंद्र मोदी, ये पूरी जमात नरेंद्र मोदी से नफरत करती है इसलिए इसको इशू इस तरह बना रहे? क्या है ये मामला? तो क्या मनोविज्ञान क्या है? आपके प्रश्न में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत और खुद के प्रति मोह, व्यामोह, 60-70 साल से जो दरबारदारी कर रहे थे, अब कोई इनका राजा ही नहीं है, तो अब दरबारदारी कहाँ करें? आदत पड़ गई दरबारदारी। नहीं, आप दरबारदारी का क्या कुछ कोई ऐसी पिछली पृष्ठभूमि बता सकते हैं? कैसे ये पनपे हुए, किस तरह का ये? वो देखिए, हिस्ट्री कांग्रेस होती है, उसमें सब अपने अपने लोगों को भर लेते हैं, उसी एक ही तरह के लोग सारे पेपर पढ़ते हैं, कोई बहस विचार विमर्श। जो इंदिरा गांधी के समय एजुकेशन मंत्री थे, उन्होंने ये बहुत काम करवाया था इस बार। नूरुल हसन जी तो ये करते ही थे, वो भी एक तरह के इतिहासकार थे। उस समय इनकी कोई असहिष्णुता या दूसरों के प्रति क्या भाव था, ये प्रकट होता था? असहिष्णुता तो अपनी जगह है, ये तो घृणा करते थे, दूसरे को किसी को भटकने नहीं देते थे, किसी को वहाँ हिस्ट्री कांग्रेस में भटकने नहीं देते थे, बोलने नहीं देते थे। असहिष्णुता का वातावरण तो इन्हीं वामपंथी लोगों ने और अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव कहने वाले लोगों ने इस देश में पैदा किया है। लेकिन इनका जो हल्ला हो रहा है, इस हल्ले का प्रतिरोध या इस हल्ले के आगे सरकार और सत्ता जो भी है, जैसी भी है, जो भी कुछ है, वो उनकी तरफ से तर्क या उनकी तरफ से कुछ जवाब देता हुआ भी तो समझ में नहीं आता। सरकार के पास लोग कहाँ हैं? सरकार के लोग तो हाथ पांव हैं, दिमाग तो है ही नहीं। कोई टक्कर देने वाले लोग जो बाहर बैठे हैं उनको सरकार पूछती नहीं है। सरकार के अंदर जो लोग हैं वो एक हद तक इरफान हबीब की बात ठीक है कि वे पढ़े लिखे लोग हैं, नासमझ लोग हैं, इनको जवाब देती नहीं आता है। वो ठीक है ये सारी, लेकिन फिर भी इस देश का सार्वजनिक विमर्श ऐसी नासमझी वाली बातों पे कि आईएस जैसा संगठन है, ये तो बहुत ही पराकाष्ठा है। नहीं तो उसका जवाब आप दे रहे हैं ना, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ ना। जो लोग निष्पक्ष हैं, जो किसी पार्टी में नहीं है और किसी से कोई
प्राप्ति की उम्मीद नहीं रखते हैं, वो लोग ईमान की बात बोलते हैं। तो इनकी जो बातें हैं उनमें सच्चाई भी हो सकती है। संघ से इनको जो आपत्ति है, संघ से इनको जो एतराज़ है, वो कुछ ठीक भी हो सकते हैं, संघ की कई बातें अप्रासंगिक भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी तुलना आप ISI से कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है, आप इतिहास बोध ही नहीं है आपको, आप समझते और आप इतिहासकार हैं फिर, और इतिहासकार हैं। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। और फिर कल मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।